अब अम्मा अकेली थी, सो उन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर के खाली कमरे के साथ अटैच बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर बेटे अभय ने वहाँ एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी कमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे। अतः उन्होंने कॉलोनी के किराना स्टोर और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लगा दिया। विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि कमरा किसी लड़की को ही दिया जाएगा, बैचलर लड़के को नहीं। यह शर्त अम्मा की ही थी, क्योंकि अभय की 16 वर्षीय बेटी यानी उनकी पोती निधि सयानी हो रही थी। जवान किराएदार के साथ मकान मालिक की लड़की के भागने की खबरों को बाबूजी ने उन्हें कितनी बार चटखारी लेते हुए अखबार से पढ़कर सुनाया था। इसीलिए वे पोती के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। विज्ञापन को ही पढ़कर आज अंतरा आई थी। आधुनिक लिबास, हाई हिल, कल्चर में फंसे उलझे से बाल, मुंह में च्युइंगम, इधर उधर दौड़ती लापरवाह सी नजरें, बिल्कुल बिंदास रवैया। वह पास ही के एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। देखिए, मैं अकेली ही रहूँगी, साथ ही यह भी क्लियर कर दूंगी कि मेरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। वर्किंग आवर ऑड है, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाता है। अगर आप लोग इस बात को माइंड करेंगे तो पहले ही बता दें। पिछली जगह मेरे लेट आने से उन लोगों को प्रॉब्लम था। लड़की के लेट आने को सीधा कैरेक्टर से जोड़ते हैं। अंतरा आंखें चढ़ाती हुई बोली। सुनते ही अम्मा के कान खड़े हो गए। अंतरा अम्मा को और उनकी बहू सुनीता की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात अभय से ही कर रही थी, और ये बात अम्मा को जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके हिसाब से तो लड़की होने के नाते अंतरा को सभी पूछताछ उनसे या बहू सुनीता से ही करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ऊपर का अलग एंट्रेंस है, अभय ने कहा। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। अंतरा की इस डिमांड पर अम्मा चिढ़ गई। ओह, पैसे का बड़ा रौब है इसे। अकेली रहती है, देर से घर लौटती है, पिद्दी भर की छोकरी, और अभी से कार में चलती है। ऊपर से तेवर तो देखो। पता नहीं अभय क्यों इस तेज तरार लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है। चलता क्यों नहीं कर देता इसे। वैसे भी लड़की के घर में रहने से निधि पर गलत असर पड़ेगा। हमारे पास तो 2 व्हीलर है, हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। ओ हाँ, रूम के साथ किचन भी है, अभय ने कहा। वेल, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बाहर या टिफ़िन से ही खाती हूँ, अंतरा बेपरवाही से बोली। अरे रे रे, कैसी लड़की है, इतनी बड़ी हो गई मगर खाना भी नहीं पकाती। क्या करेगी ये अगले घर जाकर। ऐसी लड़कियां ही तो वापस मायके में पटक दी जाती हैं। अम्मा के नाक मुंह सिकोड़ने के बावजूद भी अभय ने फाइनल कर लिया। क्या खराबी दिखती है अम्मा तुम्हें इस लड़की में। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, मगर देर रात तक बाहर रहेगी। अरे इसमें नया क्या है अम्मा, आजकल ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती है, 24 घंटे काम चलता है। लड़का हो या लड़की, काम सबके लिए बराबर रहता है। मगर बस अब ये अगर मगर छोड़ो अम्मा, कहकर अभय ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन से अम्मा की नींदें हराम हो गई। अंतरा उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका आधुनिक बिंदास बेपरवाह रवैया अम्मा की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। आज सूरज की पहली किरण के साथ अम्मा का स्नान ध्यान जब तब आरंभ हो चुका था, मगर अंतरा अभी तक घर नहीं लौटी थी। पूजा करते हुए अम्मा की नज़रें अपने बाके बिहारी की मनोहारी चितवन पर कम, घड़ी की ओर ज़्यादा लगी हुई थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। इस पर जर्जर काया अम्मा बड़ी फुर्ती से उठकर खिड़की की ओर दौड़ी। देखा तो अंतरा कार में बैठे 2 लड़कों को हंस हंस कर सी यू बाय कर रही थी। अम्मा के दुखते घुटनों ने भला उस वक्त उनका साथ दिया हो, मगर नज़रें दगा दे गई। कार में कौन लड़के बैठे थे वे देख नहीं पाई। अंतरा ने आकर उड़ती सी नज़र खिड़की की ओर से झांक रही अम्मा पर डाली और उन्हें इग्नोर कर कुछ गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसके बाद शुरू हुआ उनका बड़बड़ जाप। नाम कैसा पावन और कर्म कैसे कुलछनियों वाले। सच कहते हैं कलयुग पूरे जोर पर है।
माँ बाप ने भी लाज शर्म बेच खाई है। ऐसी परकटियों को खुली गाय की तरह छोड़ रखा है। रात रात भर पराए मर्दों के साथ उठती बैठती है। क्या जमाना आ गया है। वे ठहरी बुजुर्ग अनुभवी महिला भला एक अदना सी छोकरी को यूं सस्ते में कैसे छोड़ देती। सो शाम को उन्होंने अंतरा को सीढ़ियों से उतरते हुए थाम लिया। क्यों बेटी, घर में कुछ तंगी है क्या, जो माँ बाप ने इतनी दूर एक जवान जहान लड़की को अकेली नौकरी करने भेज दिया। इस उम्र में तो तुम्हारे हाथ पीले होकर बाल बच्चे हो जाने चाहिए थे। सुनकर अंतरा का पारा चढ़ गया और उसने अम्मा की उम्र का लिहाज कर खुद को संयत कर लिया। उसे चुप देखकर अम्मा की हिम्मत और बढ़ी। वैसे ऐसा कौन सा काम करती हो जो रात रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है और जवान लड़के घर तक छोड़ने आते हैं। अब तो अंतरा ने भी अम्मा की बोलती बंद करने की ठान ली। आंटी जी, मैं कस्टमर केयर का काम करती हूँ, यानी ग्राहकों की सेवा। और ग्राहक तो कोई भी हो सकता है, जवान या बूढ़ा। अंतरा ने आंखें मटकाते हुए जिस अंदाज से जवाब दिया, उसे सुन अम्मा का खून ऐसा खोला कि क्या बताएं। शाम को बहू से बीपी नपवा रहे थे। उस दिन के बाद से अम्मा की पैनी नज़रें और तेज कान अंतरा के आए जाए की खबर रखने में लग गए। कब आ रही है, कौन छोड़कर जा रहा है, क्या पहना है, अंतरा भी सब समझने लगी थी। अब तो वह भी जानबूझकर मस्ती के लिए अम्मा के संग तफरी लेने लगी थी। कोई शॉर्ट ड्रेस पहनती तो अम्मा से पूछती, क्यों अम्मा, अच्छी लग रही हूँ ना, कहो तो आपके लिए भी ला दूँ। कभी उनके सामने ऐसे लड़खड़ाती हुई निकल जाती जैसे पी कर आई हो। अम्मा का त्योरिया चढ़ा चिढ़ा चेहरा देखने में उसे मज़ा आने लगा था। अम्मा जब तब उसकी चुगली बेटे बहू से कर दी, मगर वे दोनों अम्मा की बातों का उम्र का तकाजा समझ अनसुना कर देते। कुछ दिनों से अम्मा नोटिस कर रही थी कि उनकी पोती निधि की अंतरा से खूब छनने लगी थी। वह अंतरा दी कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगी थी। वे उसे रोकती टोकती, मगर निधि ना सुनती। उस दिन तो आग में मन भर घी पड़ गया जब निधि ने अपने लंबे घने बालों को शॉर्ट लेंथ लेयर कट करा दिया। अम्मा भभक पड़ी, क्या इसी दिन के लिए मैं तेरे सिर में देसी घी की मालिशें किया करती थी? यह जरूर उस पर कटी का असर है। आज भुनभुनाई अम्मा ने आपा खोकर बेटे से दो टुक कह दिया, देख अब है, अगर अपनी छोरी को बचाना चाहता है तो ऐसी परकटी को निकाल कर बाहर कर। अगर वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगी तो कह देती हूँ, नाक कट जाएगी तेरी। जब देखो उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। आज तो गज भर लंबे बाल भी कटा आई। बस करो अम्मा, बहुत हुआ। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें अपनी पोती की इज्जत की बड़ी चिंता है तो थोड़ी इज्जत दूसरों की बेटी को भी देना सीखो। सालों बाद बेटे की तेज आवाज़ सुनकर अम्मा सख्ती में आ गई। जाने क्या जादू कर दिया है उसने सब पर। उस दिन तेरी आँख खुलेगी जब निधि भी उसकी तरह बन जाएगी। काश ऐसा हो जाए अम्मा। अगर निधि भी उसकी तरह बन जाए तो मुझे उस पर बहुत गर्व होगा। तुम्हें पता है, देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से MBA किया है उसने। बहुत होशियार और आत्मनिर्भर लड़की है। इतनी सी उम्र में इतने अच्छे पद पर है वह। मैंने ही निधि से कहा था कि अंतरा दीदी से करियर गाइडेंस ले लो। वह निधि को बहुत अच्छे से समझा रही है और उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही है। रही बात बालों की तो निधि ने बाल काटने से पहले हमारी इजाज़त ली थी। उसके बाल हैं, वह जैसा रखना चाहे रखे। बच्चों को इतनी छूट तो देनी ही चाहिए, कहकर अभय चलते बने। बस उस दिन के बाद अम्मा ने मौन व्रत धारण कर लिया, यानी मौन भी और व्रत भी। बेटे से बातचीत बंद कर दी और बहू के हाथ का पका खाना छोड़ दिया। खुद पकाती खाती माँ बेटे के कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए ही सुनीता ने अभय को समझाया, एक किराएदार के पीछे क्यों अम्मा को दुखी करते हो? जानते हो कितनी ज़िद्दी हैं वे। घर की शांति भंग हो गई है अंतरा के पीछे। मैं तो कहती हूँ उसे निकाल कर बाहर करो, तभी अम्मा का फूला मुंह उतरेगा। हम कोई नया किराएदार ढूंढ लेंगे। इस पर अभय भी अड़ गए। घर की शांति अंतरा के कारण नहीं बल्कि अम्मा की ओछी मानसिकता के कारण भंग हो रही है। जरा सोचो सुनीता,
कल को हमारी बेटी को भी पढ़ने लिखने या नौकरी करने घर से दूर किसी शहर जाना पड़ सकता है, कहीं किराए के घर में रहना पड़ सकता है। तब उसके ऊपर भी कोई ऐसी ही उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें तो चाहिए कि हम अंतरा को एक परिवार जैसा सौहार्दपूर्ण सुरक्षित माहौल दें, ताकि वह खुद को अकेली ना समझे। तभी तो हम भी भविष्य में किसी और से अपनी बेटी के लिए ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। बात सही थी, अतः सुनीता चुप हो गई। अभय कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर गए हुए थे और निधि मामा के घर। अम्मा रसोई में चाय बना रही थी कि तभी अचानक से सुनीता के कराहने की तेज आवाज़ें आईं। अम्मा ने जाकर देखा तो पाया सुनीता बाथरूम में फिसल गई थी। उसकी कमर में असहनीय दर्द हो रहा था। वह खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में सुनीता के अलावा बस अम्मा ही थी। वे सन्न रह गई। कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करे। तभी अंतरा सुनीता की चीख सुनकर भागी भागी आ गई। दोनों ने किसी तरह सहारे से सुनीता को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। घबराहट में अम्मा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उधर सुनीता दर्द से बेहाल हो रही थी। अंतरा ने सुनीता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लिया। उसने बड़ी सावधानी से कार की बैक सीट पर सुनीता को लिटाया और अम्मा को आगे बैठने का निर्देश दिया। इस वक्त लाचार अम्मा किसी भी तरह के सवाल जवाब करने में असमर्थ थी। अंतरा धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर चल दी। सुनीता को अंतरा ने एडमिट कराया। एक्सरे, एमआरआई सब हुआ। स्लिप डिस्क हुआ था। पंजे में भी फ्रैक्चर था। अम्मा के हाथ पांव फूल गए। उन्हें तो फॉर्म भरना तक नहीं आता था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़, सारे टेस्ट वगैरह अंतरा ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी कुशलता से स्थिति संभाली। पैसों की सोच। अम्मा को याद आया कि गफलत में घर से निकलते ही वे पैसे लेना भी भूल गई थी। उन्होंने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो अंतरा बोली, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने कार्ड से सब पेमेंट कर दिए हैं। अम्मा दम साधे खड़ी रही और अंतरा सब व्यवस्थाएं करती गई। ऑफिस से छुट्टी लेकर वह पूरे दिन वहीं बनी रही और उन दोनों का हर तरह से ख्याल रखती थी। अम्मा दोहरे सदमे में थी। पहला तो इस आकस्मिक दुर्घटना का था, दूसरा अंतरा के आगे छोटी पड़ जाने का था। जिस अंतरा के लिए उसके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वे आजकल की बिगड़ैल लापरवाह परकटी लड़की समझती थी, आज वही उनके लिए किसी देवदूत से कम ना थी। अम्मा बैठी बैठी सोच रही थी, कितने अच्छे से इसने सारी स्थिति संभाल ली। हजारों रुपए का पेमेंट तक कर डाला। 1 मिनट नहीं लगाई सोचने में। ऐसे तो हम कोई सगे रिश्तेदार भी नहीं हैं, मकान मालिक ही तो हैं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना। सुनीता की खबर सुन शाम तक अभय और निधि दोनों लौट आए थे। अभय ने अंतरा को तहे दिल से धन्यवाद दिया। जब उन्होंने अम्मा की ओर देखा तो उन्होंने नज़रें झुका ली। झुकी नज़रें कह रही थी कि आज उन्होंने अंतरा की योग्यता के आगे अपने हथियार डाल दिए। सुनीता को कुछ दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा। अंतरा इस दौरान किसी मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे समय के साथ सब सामान्य होता जा रहा था। सुनीता की तबीयत भी सुधर गई थी। आज अभय जब ऑफिस से घर लौटे तो अम्मा के कमरे से आ रही आवाज़ पर उनके कान लग गए। वे निधि को समझा रही थी, देख बिटिया, तू पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगा और अपनी अंतरा दीदी जैसी बन। इससे तेरा घर भी तरेगा और अगला भी। सुनकर अभय अंदर चले गए। अरे मम्मा, क्या गजब कर रही हो, क्यों निधि को उस परकटी की तरह बनने की सलाह दे रही हो। अरे ना ना, वह परकटी नहीं है, वह तो परों वाली लड़की है, बिल्कुल परी जैसी। मैं तो चाहूँ कि तेरी ये लाडो भी उसकी तरह परी बन, ऊंची उड़ान भरे। अम्मा का बदला सूट देख सभी हंस पड़े। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। अब मैं इस दुनिया में बेहद अकेली थी। कहने को तो कई रिश्तेदार हैं, लेकिन माता पिता के बिना जीवन अधूरा सा ही रह जाता है, चाहे दुनिया लाख समझा दे। मेरा नाम रीना है। मेरी प्यारी मम्मी मुझे गुड़िया कहकर बुलाती थी, लेकिन यह आवाज़ अब नहीं सुनाई देती। माँ के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। माँ थी तो मुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा प्रतीत होता था। शाम को जब तक मैं ऑफिस से ना लौटती, उनकी सुनी आंखें मुझे खोजती रहती और मुझे देखकर अपना सारा प्यार उड़ेल देती। मैं भी
माँ को सारे दिन के कार्यक्रमों को बताकर अपना जी हल्का कर लेती। ऑफिस में अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मुझे एक चेहरा ओढ़ना पड़ता था, पर घर में मैं तो माँ की बच्ची थी, हट भी करती और प्यार भी। पर अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद ऑफिस की कैबिन में बैठकर मैं सामने दीवार पर देखने लगी तो मन में ख्याल आया कि पापा के फ़ोटो के साथ माँ की फ़ोटो भी लगा दूँ। इतने में दरवाज़ा खुलकर मेरे निजी सचिव ने आकर बताया कि कुछ ज़रूरी कागज़ साइन करने हैं, जो टेबल पर ही रखे थे। प्रशांत जी, मेरी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है। मैं अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। अभी तो माँ को गुजरे 4 दिन भी नहीं हुए हैं। और इतना कहकर मैं भावुक हो गई। सॉरी मैडम, मुझे इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहकर वह वापस जाने लगे। प्रशांत जी, 1 मिनट, कहकर मैंने उन्हें रोका और पूछा, अच्छा, ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू कब है? मैडम, चेयरमैन साहब खुद इस इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं। आप कोई भी डेट, मेरा मतलब है जब भी आप कहेंगी मैं उन्हें बता दूंगा, कहकर प्रशांत जी चले गए। हमारी मल्टीनेशनल कंपनी देश की 5 बड़ी ब्रांच के लिए कुशल मैनेजर रखना चाहती थी। 6 महीने से चल रहे ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू अब निर्णयात्मक दौर में थे। उनका वार्षिक पैकेज भी 10 लाख रुपए का था, यानी मुझसे आधा। चेयरमैन को तो इस इंटरव्यू में आना ही चाहिए। मैं अनमने और भारी मन से एक एक पत्र देखने लगी। मन कहीं भी ठीक नहीं रहा था। माँ की भोली सूरत बार बार आंखों के सामने तैर जाती। मैंने सारी फाइलें बंद कर दी और अपने सचिव को बताकर घर चली आई। रिश्तेदार, सगे संबंधी सब एक एक कर जा चुके थे। महरी अपना काम समेट कर टीवी देख रही थी। शायद उसे इसका एहसास नहीं था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। उसे टीवी के पास बैठी देखकर मैं एकदम झल्ला गई और अपना सारा गुस्सा उस पर ही उतार दिया और फिर निढाल होकर पलंग पर पसर गई। थोड़ी देर में महरी चाय बनाकर ले आई। मुझे इस समय सचमुच चाय की ही ज़रूरत थी। वह चाय मेज पर रख कर बोली, मेम साहब, आप ही बताइए, मैं सारा दिन यहाँ अकेली क्या करूँ? माँ जी और मैं इस समय टीवी ही देखा करते थे। आपको पसंद नहीं है तो अपना घर खुद ही संभालिए, कहकर वह तेजी से चली गई। मेरे क्रोध और धैर्य की सीमा न रही। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे कुछ कह सके, मेरी बात काट सके। वह इस बात पर मेरा काम छोड़ भी देती तो मैं उसे रोकती नहीं, चाहे बाद में मुझे कितनी ही परेशानी होती। झुक कर बात करना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था। बचपन से आज तक मैंने वही किया जो मेरे मन को भाया। जिससे सहमति नहीं बन पाती उससे मैं किनारा कर लेती। चाय पीने के बाद भी मुझे चैन नहीं आया। मैं बदहवास एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना मकसद घूमती रही। मुझे लग रहा था कि माँ की आकृति कहीं आसपास ही तैर रही है। मैंने माँ की तस्वीर पापा की तस्वीर के साथ लगा दी। उनकी फ़ोटो पर लगे गेंदे के फूल मुरझाकर पापा की तस्वीर पर लगे नकली फूलों की शक्ल ले रहे थे। मैं माँ की तस्वीर के पास जाकर उन्हें देखती रही और फिर बीते दिनों के ऐसे तहखाने में जा पहुँची जहाँ बहुत अंधेरा था। पर अंधेरा भी मैंने ही किया हुआ था, वरना ये दोनों तो मेरे जीवन में उजाला करना चाहते थे। मुझे अपना खोया हुआ बचपन याद आने लगा और मैं अपने ही अतीत के पन्नों को एक एक कर पलटने लगी। इकलौती संतान होने के कारण माँ और पापा का सारा प्यार मेरे ही हिस्से में था। जब भी पापा को कोई मेरी लड़की होने का एहसास करवाता, पापा हंसकर कहते कि यही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी भी। उन्होंने मेरी परवरिश भी मुझे बहुत सी स्वतंत्रता देकर अलग ढंग से की थी। माँ जब भी मुझे किसी लड़की के साथ देखती या देर शाम को घर आते देखती तो अच्छा बुरा समझाने लगती और पापा एक सिरे से माँ की बात को नकार देते। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया। साथ ही दूसरे वह सभी काम सीख लिए जो पुरुषों के दायरे में आते थे। मैं किसी भी तरह खुद को लड़कों से कम नहीं समझती और ना ही उनको अपने ऊपर हावी होने देती थी। मेरे इस दबंग और अक्खड़ स्वभाव के कारण कई लड़के तो मेरे पास आने से भी डरते थे। एक बार मैं कॉलेज टीम के साथ टेबल टेनिस का मैच खेलने सहारनपुर गई थी। रात को खाने के समय बातों बातों में मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया तो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोली, एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना ही मुझे आम लड़कियों की तरह हल्के में लेना।
दोबारा मेरे साथ नाम जोड़ने की कोशिश भी मत करना। वह लड़का तो चुपचाप वहाँ से चला गया, पर मेरी पक्की सहेली कंचन ने मुझसे कहा, इतना गुस्सा भी होना ठीक नहीं है रीना। उसने कौन सी तेरे साथ बदसलूकी की? प्रपोज ही तो किया है, तो विनम्रता से इनकार भी कर देती। बात बात पर ऐसा रौद्र रूप दिखाना ठीक नहीं है। यह बात हमारे कॉलेज में दावानल की तरह फैल गई। मेरा कद 2 इंच और बढ़ गया। उसके बाद फिर किसी लड़के ने मेरी ओर आंख बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं की। MBA करने के बाद मुझे एक से एक अच्छे ऑफ़र आने लगे। मैं भी दिखा देना चाहती थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। पापा का वरदहस्त तो सिर पर था ही। जहाँ मेरे साथ पढ़े लड़कों को 20,000 के ऑफ़र मिले, मुझे 40,000 का ऑफ़र मिला था। पापा को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं अभी से ठीक से सेटल नहीं हुई थी। वैसे भी मुझे अपने लिए एक ऐसा घर वर ढूंढना था जो मेरी बराबरी और विचारों के अनुकूल हो। मैं पापा के अनुरोध को टालना भी नहीं चाहती थी और शादी करके अपना आने वाला सुनहरा कल गंवाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए पापा जब भी कोई रिश्ता लेकर आते, मैं कोई ना कोई कमी निकाल कर इनकार करती थी। एक दिन माँ पापा ने मेरी पसंद और नापसंद के बीच झूलते हुए दुखी मन से कहा, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, यही समाज का नियम है। तुम अपनी नहीं तो हमारी चिंता करो। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। पापा की जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ा और मैं विनम्रता से बोली कि जो आपको उचित लगे और मेरे विचारों के अनुकूल हो, आप उससे मेरा विवाह कर सकते हैं। जल्दी ही एक जगह बात पक्की हो गई। लड़का भारतीय सेना में डॉक्टर था। मुझे इस बात से संतोष था कि वह मेरे साथ नहीं रहेगा और मैं मनचाही नौकरी कर सकूंगी। शादी के दिन मैं बड़े अनमने मन से तैयार हो रही थी। मुझे चूड़ा और बिंदी पहनना, महंगे लहंगे के साथ ढेर सारे जेवर और कोहनी तक मेहंदी रचाना आदि आडंबर लगे। मैं सोचती रही कि जल्दी से किसी तरह यह निपटे तो इससे मुक्ति मिले। हर श्रृंगार पर मैं पूछती कि इसके बाद कुछ तो नहीं बचा है? क्या पति से मिलने की इतनी जल्दी है क्या? सहेलियों ने पूछा। कोई और अवसर होता तो मैं कभी का उन्हें भगा चुकी होती, पर यह सामाजिक व्यवस्था थी। उस पर माँ पापा की इच्छा का भी ख्याल था। जितनी देर होती रही, मेरा धैर्य चुकता रहा। उसी समय बारात आ गई। मेरी सहेलियाँ बारात देखने चली गई और मैं अकेले कमरे में बैठी थी। तभी मेरे पास वाले कमरे से पापा की आवाज़ आई, भाई साहब, हमसे जो बन पड़ा है हमने किया। कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने देखा पापा हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। कार का इंतज़ाम इतनी जल्दी नहीं हो पाया, वरना उसी में बिठाकर बेटी को विदा करता। कार की तो कोई बात नहीं भाई साहब, बस अपनी बेटी के महंगे गहने शादी के फ़ौरन बाद ही उतरवा दीजिए। इतना सुनना था कि मेरे तीवर चढ़ गए। क्या मैं इतनी कमज़ोर और अनपढ़ हूँ कि पापा को इतना कुछ देना पड़ रहा है? मैंने वहीं पर तहलका मचा दिया कि इन दहेज के लालची लोगों के घर मैं नहीं जाऊंगी। चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। लड़के वालों को लोग अर्थपूर्ण नज़रों से देखने लगे। पापा ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने की कोशिश की। बेटी, बात इतनी ना बढ़ाओ कि संभालनी मुश्किल हो जाए। वे बोले, लड़की की शादी में समाज और बिरादरी के भी कुछ नियम हैं। तुम क्या जानो कि क्या कुछ करना पड़ता है। बेटी पैदा होते ही अपना पिंजरा साथ लेकर आती है। इसमें लड़के वालों की कोई गलती नहीं है। इतने में किसी ने पुलिस को खबर भेज दी। फिर क्या था, टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने जो सुना देखा था थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। लड़के और उसके घर वाले तो सलाखों के पीछे पहुंच गए और मुझे रातों रात लोग पहचानने लगे। मैं इंटरव्यू पर इंटरव्यू देती रही और वे इसे छापते रहे। उसके बाद तो कई सामाजिक संगठन और समाज सेवी संस्थाएं आकर मुझे मान सम्मान देने के लिए समय मांगती रही। कुछ दिनों में यह बात ठंडी हो गई। पापा ने थाने में कई चक्कर लगाकर उन्हें दहेज के आरोप से मुक्त करवा दिया, पर उन पर लांछन तो लग ही चुका था। पापा उस दिन के बाद अंतर्मुखी हो गए और माँ भी ज़रूरत भर की बातें ही करती। उस हादसे से पापा इतना टूट गए कि दुनिया से उन्होंने नाता ही तोड़ लिया। हाँ, मरने से पहले पापा बता गए थे कि लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज की मांग नहीं थी। कार देने का वादा तो मैंने ही किया था और गहने उतरवाने की बात पहले से ही तय थी। देर रात को मेरा इतना श्रृंगार करके
होटल में जाना अनचाहे तूफान से बचने का उपाय था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं ऊंचाइयां छूती गई। पापा की मृत्यु के बाद तो माँ ने भी चुप्पी साध ली थी। मैं उनके दुख को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद मेरा कौन सहारा होगा। एक दिन माँ ने समझाते हुए कहा, रीना, जवान और खूबसूरत लड़की समाज की नज़रों में वैसे भी खटकती रहती है। औरत कितनी भी सबल क्यों ना हो, उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है, जो उसे समाज की बुरी निगाहों से बचा कर रखता है। माँ, छोड़ो भी यह सब बातें। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मुझे किसी सहारे की तलाश नहीं है। बस समाज को समझाने और टक्कर लेने की हिम्मत होनी चाहिए। कहकर मैं वहाँ से उठ गई थी। माँ के कहे शब्द दिमाग में कौंधे तो मैं चौंक कर उठ बैठी। माँ पापा का जो रक्षा कवच मेरे चारों ओर था, वह अब टूट चुका था। अपना झूठा दम कहाँ दिखाती। घर के सभी काम जो सुनियोजित ढंग से चल रहे थे, अब मुझे ही संभालने थे। मुझे इन 4 दिनों में ही अपना अंधकारमय भविष्य नजर आने लगा। रीना की माँ को गुजरे 4-5 दिन हो चुके थे, पर वह आज भी अतीत में विचरण कर रही थी। 15 अगस्त वाले दिन सुबह सुबह मेरी पक्की सहेली कंचन मिलने आ गई। मैं उसे देखते ही उछल पड़ी और बोली, अब आई है तुझे मेरी याद? माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होकर तूने समझा सारे फर्ज निभा दिए। नाराज होते हुए वह बोली, मिलूँ कैसे? ऑफिस में तेरा फ़ोन हमेशा व्यस्त रहता है और घर तो तू देर से पहुंचती है। अच्छा, अब बातें ना बना। यह कहकर उसका हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए मैं बोली, बता क्या लेगी? कुछ भी बना ले, कंचन बोली। तेरी बड़ी याद आ रही थी, सो सोचा कि तू आज के दिन तो घर पर ही मिलेगी। और इसी के साथ कंचन पाँव पसार कर बैठ गई। जब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करके लाई, कंचन ने मेज पर ढेर सारी पत्र और फोटो बिछा दिए। यह सब क्या है? मैंने मेज के एक कोने पर ट्रे रखते हुए पूछा। बस क्या बताऊँ रीना, आंटी ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे बुलाया और तेरे लिए पुनः घर वर खोजने को कहा था। शायद उनसे तेरी बात हुई होगी। यह उसी विज्ञापन के पत्र हैं। बात तो हुई थी, मैंने तो वैसे ही उनका मन रखने के लिए कह दिया था, पर मुझे क्या पता था कि माँ सचमुच मेरे विवाह के लिए इतनी सीरियस हैं। शायद उन्हें अपने जाने का एहसास हो गया था। कहकर मैं बिलखने लगी। रीना, जमाना अभी भी वही है और समाज आज भी पुरुषों का ही है, बस उनका ही चलता है। तुम नए सिरे से मनुस्मृति लिखने की कोशिश मत करो। रहना तुम्हें भी इसी समाज में है। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, रहोगी तुम औरत ही। स्त्रियों योचित मर्यादा, गुण, स्वभाव, शर्म तुझे भी अपनाने होंगे। कहकर कंचन चुप हो गई। मैं इस बहस को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहती थी और उत्सुकतावश एक एक करके पत्र और फोटो देखने लगी। बस यही सब रह गए हैं अब मेरे लिए। मैं कुछ लोगों का विवरण पढ़ते हुए बोली। कोई विधुर 2 बच्चों का बाप है तो कोई तलाकशुदा, किसी का बच्चा विदेश में है तो कोई विकलांग। 1-2 को छोड़कर बाकी मुझसे आधी तनख्वाह भी नहीं पाते। मैडम, अब तुम्हारे लिए कोई 20 वर्ष का नौजवान तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आदमी ही। तुम्हारी उम्र 40 के आसपास है। अब इस उम्र में अपनी वंशवृद्धि के लिए तो विवाह नहीं करेगा ना, और ना ही तुम सक्षम हो। और कोई इस उम्र तक तुम्हारे लिए भी नहीं बैठा होगा। अब तो वही होगा जो उम्र के इस पड़ाव में साथ चाहता होगा। तेरा मतलब है कि मैं उसकी केयर टेकर बनकर उसका साथ दूं। कहकर मैंने कंचन की ओर देखा और बोली, इससे तो शादी ना करना ही अच्छा है। मुझसे अपने व्यक्तित्व का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। कंचन मेरी तरफ देखकर बोली, तब भी तुम्हें यही गरूर था और आज है। आज तो फिर भी तुम्हारे पास 10-12 रिश्ते हैं और देर करोगी तो 50 साल का ही मिलेगा। जवानी का सारा सुख तो तुमने दांव पर लगा लिया। मातृत्व सुख क्या होता है तुम्हें एहसास ही नहीं। जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हो ना? अब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि उसका हाथ पकड़कर तुम सड़क पार कराओगी। चाय खत्म करते हुए कंचन ने कहना जारी रखा, शायद इसीलिए पुराने लोग जल्द से जल्द बच्चों की शादी कर दिया करते थे। लड़की आसानी से उस परिवार में ढल जाती थी। एक दूसरे के साथ रहते रहते प्रेम, तकरार, संवेदनाओं और भावनाओं का एहसास होता रहता था। एक बार फिर से सोच लो तुम,
यह जो कुछ तुमने कमा कर जोड़ा है ना, उसका सुख दूसरे ही भोगेंगे। पर इतना याद रखना, इस तपते रेगिस्तान में चलना तुम्हें अकेला ही पड़ेगा। बात कड़वी थी पर थी सच। मुझे कंचन की सरल भाषा में कही गई बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने अंधेरे भविष्य को देखकर एकदम घबरा गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर पर बच्चे इंतज़ार करते रहे होंगे। बस इतना बता दो कि तुम शादी करना चाहती हो या नहीं, ताकि मैं इस बारे में आगे सोच सकूं। आंटी मुझे यह काम सौंप गई थी, इसलिए मैं तुझे समझाने चली आई। माँ की इच्छा और कंचन के तर्क के आगे मैं एकदम बौनी पड़ गई और मैंने उसकी बात मान ली। जाते जाते कंचन बोल गई, देखो, तुम दिन भर बैठकर फिर से सारे पत्र पढ़ लो। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो नया विज्ञापन दे देती हूँ। मैं शाम को आती हूँ, फिर पता नहीं तुम्हें कब फुर्सत मिले। शाम को कंचन के आने से पहले मैंने सारे पत्र पढ़े। जैसा वर मुझे चाहिए था उनमें से वैसा कोई न मिला। मैं विरोधाभास के समुद्र में तैरती रही। माँ पापा की इच्छा का ध्यान रखते हुए मैंने 2-3 बायोडाटा अलग रख दिए। ठीक 6 बजे कंचन आ गई। अपने साथ आए एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए बोली, यह पंकज शर्मा है। यह मेरे परिचित भी हैं और मैरिज काउंसलर भी हैं। मैंने सोचा इन्हें साथ लेती चलूँ ताकि तुम्हारे मन की कोई शंका हो तो निवारण कर लोगी। उनके लिए झट से शरबत बनाकर मैं वहीं पास ही बैठ गई। रीना, मैंने इनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम बिना झिझक इनसे बात कर सकती हो। कंचन मुझे देखते हुए बोली, उनमें से कोई तुम्हें पसंद आया क्या? मैंने अपने चुने हुए पेपर उनके सामने रख दिए। पंकज जी ने पेपर्स देखते हुए पूछा, मैम, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं कि आप अब शादी क्यों करना चाहती हैं? यह कैसा बेहुदा सवाल है, मैंने चिढ़कर कहा। मेरी आवाज़ में रोष स्पष्ट था। यही तो अहम प्रश्न है रीना। उनकी अनुभवी नज़रों ने मुझे चीर कर रख दिया। शायद इसीलिए कि माँ चाहती थी या समाज मुझे भेद भरी नज़रों से ना देखे, इसीलिए, या शायद मुझे सहारे की ज़रूरत हो। मैंने अपने आप से प्रश्न किया। मैं मन ही मन उचित शब्दों को तलाशती रही। फिर बोली, मुझे लगता है मैं बहुत अकेली जी ली। अब कदम जिस उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, शायद मैं अकेली ना चल सकूं। मैंने एक एक अक्षर पर जोर देकर कहा, तो वह व्यक्ति भी आपके स्टेटस का होना चाहिए। प्रश्न जितना सरल था, समाधान उतना ही कठिन। मैंने कंचन की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है यह अब संभव नहीं हो पाएगा। उम्र, जाति, बंधन, स्टेटस, धन या ऐश्वर्य की अब मुझे कोई चाहत नहीं है। व्यक्ति कैसा भी हो, बस मेरी भावनाओं को समझने वाला और सहारा देने वाला होना चाहिए। एक बार मैंने शादी की उम्र में शादी क्या तोड़ दी, मुझे ग्रहण लग गया है। कभी पापा का सहारा तो कभी माँ की गोद, और एक एक करके सभी संबंध टूटते चले गए। आज मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ, कहकर मैं सुबकने लगी। मेरा सारा दुख आंखों के रास्ते बाहर निकल गया। हमारे बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। रीना, कंचन ने मेरे पास आकर मेरे गाल थपथपाए और कहने लगी, पंकज वही व्यक्ति है जिसकी शादी बरसों पहले तुमसे हो रही थी। तुम्हारे झूठे लांछन की वजह से ना इनकी शादी हो पाई और ना तुमने ही की। मैंने तुमसे झूठ बोला कि यह मेरे जानने वाले हैं। विज्ञापन के उत्तर में इनका भी एक पत्र आया था जो मैंने संभाल कर रख लिया था। तुमसे सब कुछ सुनने के बाद ही मैंने इनसे तुम्हारे बारे में बात की। इनके मन में अब भी तुम्हारे प्रति रोष था, किंतु मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। बाकी तुम दोनों बात कर लो। यह सुनते ही मेरी सांसें ठहर गई, जैसे मैं सबके सामने अपराधी हो गई हूँ। मेरी जबान ने अब मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बेहद परेशान हो गई थी। अपने पर काबू पाने में मुझे कुछ समय लगा। फिर मैं बोली, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे नज़र भी मिला सकूं। पहले ही मैंने इनका जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे जब तक इनके बारे में पता चला बहुत देर हो चुकी थी। यदि यह मुझे स्वीकार कर ले तो इनका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैं वादा करती हूँ कि ताउम्र इनकी हमराही बनकर इनकी सेवा करूँगी। बस यही सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दे। क्या तुम मेरे लिए नौकरी छोड़ सकती हो? पंकज जी ने पूछा। हाँ, आपकी खुशी के लिए मैं अभी इस्तीफ़ा भेज सकती हूँ। बस मुझे एक बार प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए, कहकर मैं रोने लगी।
मेरा कंठ एकदम अवरुद्ध हो गया। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। पंकज ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, मैं तुम्हें ना तो नौकरी छोड़ने के लिए कहूँगा और ना ही कुछ ऐसा कहूँगा जो तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध हो। बस पिछली बातों को लेकर मन में कोई अवसाद ना रखना। मैं उनकी ओर ना देखने का बहाना करते भी चोरी चोरी उन्हें देखने लगी। पता नहीं कैसे मुझ में से 18 साल की किशोरी रीना निकलकर बाहर आ गई और पुनः उनकी सीने से जा लगी। मुझे अपने चारों ओर बाहों के घेरों का एहसास हुआ तो मैं वापस वहीं पर पहुंच गई जहां से चली थी। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे, यह बस मैं ही जानती हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।